दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 30 मार्च। तो चलिए 30 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसमें हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए प्रश्नों की संख्या सीमित होती है और वीडियो भी बहुत लंबी नहीं होती, लेकिन उपयोगी बहुत होती है। अतः पूरी वीडियो देखने का प्रयास किया करिए। अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। और हाँ, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज यानी 30 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए आज की जो पहली खबर है वह है कि वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा पुरस्कार है? एबेल पुरस्कार है और वर्ष 2025 का है। तो ऑप्शन देखिए, मसाकी काशिवारा, ऑप्शन बी है एंड्रयू गाइल्स, ऑप्शन सी है टेरेस टाउ और ऑप्शन डी है मंजेला वर्ड। तो बताइए कि वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। अब देखिए 2025 का जो एबेल पुरस्कार है वह दिया गया है मसाकी काशिवारा को। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अब मसाकी काशिवारा कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जापान के गणितज्ञ हैं। ठीक है ना, जापान के गणितज्ञ हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर पुरस्कार दिया गया तो कोई कारण रहा होगा, तो इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? ठीक है, क्यों दिया गया? तो देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बीज गणितीय विश्लेषण के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अब बताते हैं कि आखिर बीज गणितीय विश्लेषण क्या हुआ था। ठीक है, उसमें क्या किया इन्होंने, तो बीज गणितीय विश्लेषण के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया और इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे डी मॉड्यूल का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? डी मॉड्यूल का सिद्धांत दिया इन्होंने। ठीक है ना, अब देखिए वो बीज गणित के क्षेत्र में है, हम केवल सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो डी मॉड्यूल का सिद्धांत दिया और इन्होंने क्रिस्टल बेस की खोज की। ठीक है, किसकी खोज की है? क्रिस्टल बेस की खोज की है। तो ये दो बातें सिर्फ याद रखिएगा। ठीक है, इन्हीं दो बातों के लिए इन्हें एबेल पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2025 का। ठीक है ना, अब देखिए इसके अंदर जाएंगे तो बहुत सी चीजें उसमें निकल के आएंगी, लेकिन हमारे करंट अफेयर्स के लिए बस इतना ही आवश्यक है। ठीक है, अब एक चीज और जान लेते हैं, आखिर एबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है। तो देखिए एबेल पुरस्कार देखिए मुख्यतः किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, एबेल पुरस्कार, और इसे गणित क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई वर्ष 2001 में। ठीक है, और इसे शुरू किया किसने? नॉर्वे की सरकार ने इसे शुरू किया। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नॉर्वे सरकार ने एबेल पुरस्कार शुरू किया और वही सरकार इस पुरस्कार को देती है। ठीक है ना, अब यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो देखिए नॉर्वे सरकार ने इसे शुरू किया था और दिया जाता है। देखिए इसका नाम आपने कई बार सुना होगा, नॉर्वेजियन एकेडमी। ठीक है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंसेस एंड लेटर्स, ऑफ साइंसेस एंड लेटर्स। ठीक है, तो इसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और गणित के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य होता है उसी के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अब एक लाइन और जान लीजिए कि पहला एबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। ठीक है, यह भी आवश्यक है। पहला एबेल पुरस्कार, तो देखिए पहला एबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2003 में। ठीक है, पुरस्कारों की शुरुआत 2001 में हो जाती है, लेकिन पहला एबेल जो प्रदान किया गया वह वर्ष 2003 में प्रदान किया गया था और इसे प्रदान किया गया था फ्रांस के एक गणितज्ञ थे। कहाँ के? फ्रांस के गणितज्ञ थे, उनका नाम था जीन पियरे सेर्रे। जीन पियरे, और उन्हें सेर्रे कह सकते हैं। ठीक है, आप अगर देखिए इसमें दिक्कत होगी अगर हिंदी में, तो ऐसे जान लीजिए जीन पियरे और सेर्रे। ठीक है, तो इन्हें पहला एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इस बात को याद रखिएगा। देखिए एबेल पुरस्कार हमने इसलिए पढ़ाया क्योंकि यह हमारी परीक्षाओं में 3 से 4 बार अब तक पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जो भी कंपटीशन की परीक्षा होती है जैसे यूपी में, यहाँ पे बिहार में भी और अगल बगल के राज्यों में, वहां पे इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो एबेल पुरस्कार के बारे में ये जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं।
आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है कि श्रीलंका को पीछे करके भारत दुनिया में चाय निर्यात के मामले में किस स्थान पर आ गया है। देखिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आपके सामने गुजरा होगा कि दुनिया में चाय निर्यात का प्रथम स्थान कौन है और द्वितीय स्थान कौन है, तृतीय स्थान कौन है। प्रश्न है कि श्रीलंका को पीछे करके, ठीक है, यानी श्रीलंका को पीछे किया तो भारत आगे हो गया, ठीक है ना। तो श्रीलंका को पीछे करके भारत दुनिया में चाय निर्यात के मामले में किस स्थान पे आ गया है। ऑप्शन ए है पहले, ऑप्शन बी है दूसरे, ऑप्शन सी है चौथे और ऑप्शन डी है पांचवें। तो देखिए श्रीलंका को पीछे करके भारत दुनिया में चाय निर्यात के मामले में दूसरे स्थान पे आ गया है, ठीक है ना। अगर भारत दूसरे स्थान पे गया तो श्रीलंका किस स्थान पे जाएगा, तीसरे स्थान पे जाएगा, क्योंकि भारत ने उसे जस्ट पीछे किया है, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान रखिए कि पहले स्थान पे कौन है। तो पहले स्थान पे चाय निर्यात के मामले में दुनिया में है वह है केन्या। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न बना है और हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। तो चाय निर्यात के मामले में दुनिया में जो पहला स्थान है वो केन्या का है और दूसरे स्थान पे वर्तमान में आ गया है भारत और तीसरा स्थान किसका है। अब यहाँ तीसरा स्थान बना लेते हैं, तीसरा स्थान हो गया है श्रीलंका का और इतना ही परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है ना। कभी पहला स्थान पूछ लिया जाता है, अब चूंकि भारत आ गया है, लीड करके आया है, तो भारत के बारे में जरूर पूछेगा। तो दुनिया में चाय निर्यात के मामले में भारत का दूसरा स्थान हो गया है, ठीक है, और पहला केन्या का याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया की टॉप 10 सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शामिल भारत की पहली महिला कौन है, ठीक है। तो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट जारी हुई है और इसमें दुनिया की 10 सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में पहली बार भारत की एक महिला शामिल हुई है, आपको यह बताना है, ठीक है। तो पहली बार भारत की कौन महिला टॉप 10 अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हुई है। ऑप्शन ए है सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी है नीता अंबानी, ऑप्शन सी है रोशनी नादर और ऑप्शन डी है किरण मजूमदार शाह। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की जो हुरुन की ग्लोबल रिच लिस्ट जारी हुई है उसमें शामिल होने वाली भारत की जो पहली महिला है वह है रोशनी नादर मल्होत्रा, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही है। याद रखिएगा कि यह भारत की पहली महिला है जो अंडर 10 में आई है, ठीक है, महिलाओं की रिच लिस्ट में दुनिया में, ठीक है। और इनका स्थान कौन सा है, इन्हें 5वां स्थान मिला है, ठीक है। कौन सा स्थान मिला है इसमें, 5वां स्थान मिला है। एक चीज और ध्यान रखिए कि यह जो है किसकी चेयरपर्सन है, तो यह है HCL टेक्नोलॉजी की, ठीक है। HCL टेक्नोलॉजी की, HCL की यह चेयरपर्सन है, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है, ठीक है, इन्हें भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए HCL का फुल फॉर्म क्या है, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड है और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1976 में, ठीक है ना। कब की गई थी, 1976 में इसकी स्थापना की गई थी और शिव नाडर के द्वारा की गई थी जो रोशनी नाडर के पिता हैं, ठीक है ना। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा यह जान लेते हैं। देखिए यह जो रोशनी नाडर की जो संपत्ति है जो इन्हें ग्लोबल रिच लिस्ट में ले आई है, यह इनको मुख्यतः क्या हुआ कि उनके पिता शिव नाडर ने HCL में उनकी हिस्सेदारी को 47% हस्तांतरण कर दिया। मतलब उन्हें जो HCL की कुल वो थी संपत्ति थी उसमें 47% की हिस्सेदारी अपनी बेटी यानी रोशनी नाडर के नाम कर दिया है, ठीक है ना। अब इस हिसाब से इनकी जो दुनिया में जो इनकी कुल संपत्ति हुई वो लगभग 41 अरब डॉलर हो गई या इसे कह सकते हैं 3.5 लाख करोड़ हो गई, ठीक है ना। और इन्हें जो है दुनिया की रिच लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला का गौरव प्राप्त हुआ अंडर 10 में, ठीक है ना। अब देखिए जो 4 और महिलाएं हैं इनके ऊपर, चूंकि इनका 5वां स्थान है, इसमें 4 और महिलाएं जो हैं वो कौन सी हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए उसमें से पहली महिला है वह है एलिस वाल्टन, ठीक है। कौन है, एलिस वाल्टन है पहली महिला, दुनिया की सबसे अमीर महिला, ठीक है। तो एलिस वाल्टन है और ये है कौन, ये है वॉलमार्ट का नाम आपने सुना है, वॉलमार्ट की उत्तराधिकारी है, ठीक है। वॉलमार्ट की उत्तराधिकारी हैं एलिस वाल्टन और यह प्रथम स्थान पे हैं दुनिया में सबसे अमीर, ठीक है। अब देखिए दूसरी कौन है, दूसरी है फ्रांसवा बेटनकोर्ट मेयर। कौन है, फ्रांसवा बेटनकोर्ट, बेटनकोर्ट मेयर्स, ये दूसरी महिला है सबसे अमीर महिला। और ये है आपने लोरियल का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो यह लोरियल की जो है उत्तराधिकारी है, ठीक है। आप जानते हैं ब्यूटी क्रीम वगैरह बनाती है लोरियल, तो यह जो है उत्तराधिकारी है लोरियल की, ठीक है। तीसरी है ये जूलिया कोच, ये तीसरे नंबर पे है, इन्हें याद रखिएगा, जूलिया कोच है और यह है कोच इंडस्ट्री की उत्तराधिकारी, ठीक है। और चौथा है
जैकलीन मार्स, चौथी कौन है? वह है जैकलीन मार्स। ठीक है, जैकलीन मार्स क्या है? यह जो है मार्स इंक की उत्तराधिकारी है। ठीक है, किसकी उत्तराधिकारी? मार्स इंक। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जितनी हैं ये सभी उत्तराधिकारी हैं और इनकी जो संपत्ति है दुनिया में वह महिलाओं की लिस्ट में देखिए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पे, पांचवें स्थान पे भारत की तरफ से पहली भारतीय महिला जिन्होंने इसमें स्थान बनाया है वह है रोशनी नाडर मल्होत्रा। और इस बात को याद रखिएगा, यह HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के चौथे प्रश्न पे। देखिए आज का चौथा प्रश्न है कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? कौन से विश्वविद्यालय की? सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है भारत में? तो ऑप्शन ए है पुणे में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में और ऑप्शन डी है पंजाब में। तो बताइए कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भारत में सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो देखिए यह की जा रही है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में, और वो भी गुजरात में कहाँ? गुजरात के आणंद में की जा रही है। ठीक है, इसका नाम आपने सुना होगा। आणंद क्यों फेमस है सबसे ज्यादा? सहकारिता को सबसे बड़ी मिसाल तो आणंद में है। क्या है वह? अमूल डेयरी। ठीक है, अमूल डेयरी कहाँ है? आणंद में है, और यहीं से तो सहकारिता की शुरुआत भारत में सबसे बड़ी मानी जाती है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ क्या हुआ कि आणंद के एक जगह है इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट में भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है और आजादी के बाद यह जो है 75 वर्षों के बाद यह पहली बार हो रहा है। ठीक है, अब इसका नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम है त्रिभुवन दास पटेल, त्रिभुवन दास पटेल सहकारी विश्वविद्यालय। ठीक है ना, त्रिभुवन दास पटेल सहकारी विश्वविद्यालय। ठीक है, अब देखिए ये त्रिभुवन दास पटेल कौन है जिनके नाम पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो देखिए यह सरदार पटेल के सानिध्य में रह करके इन्होंने सहकारिता की नींव डाला। और मैंने आपको बताया कि 1946 में अमूल डेयरी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1946 में अमूल डेयरी की स्थापना हुई और इसकी स्थापना में त्रिभुवन दास पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, इसीलिए इनके नाम पे त्रिभुवन दास पटेल सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में जो सहकारिता है उसे 97वें संशोधन के द्वारा लाया गया। ठीक है ना, 97वां संशोधन सहकारी समितियों से संबंधित है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और यह हुआ कब था? यह वर्ष 2011 में हुआ था, इतना याद रखिएगा। आप जानते हैं कि संविधान के भाग 9B में सहकारी समितियों की का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, और एक चीज और ध्यान रखिए, आर्टिकल 243 JH 243 JH से लेके, देखिए आर्टिकल 243 JH से लेकर के 243 ZT तक, कहाँ तक? 243 ZT तक, यहाँ तक जो सहकारिता से संबंधित प्रावधान है वह किए गए हैं। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पांचवा प्रश्न है वह है कि किस देश ने ऑपरेशन ब्रह्मा, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस देश ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भूकंप प्रभावित म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री पहुंचाई है? ठीक है ना, कि किस देश ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भूकंप प्रभावित म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री पहुंचाई है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 28 मार्च को दोपहर में भोजन के वक्त म्यांमार में एक बहुत बड़ा भूकंप आया। ठीक है ना, और उस भूकंप की जो तीव्रता थी वो रिक्टर स्केल पे 7.7 थी। ठीक है ना, रिक्टर स्केल पे इसकी जो तीव्रता वह कितनी थी? 7.7 थी। और आप जानते हैं कि इस टाइप का जो भूकंप आता है उससे क्या होती है? पूरी धरती डोलने लगती है। ठीक है, और वही हुआ, जो भूकंप से म्यांमार और थाईलैंड में तबाही की स्थिति आ गई। ठीक है, भूकंप का केंद्र म्यांमार में ही था और 10 किलोमीटर के नीचे था। ठीक है, और जो म्यांमार की राजधानी है नायपीटा, वहां से जो भूकंप का वो नहीं, नयापीटा नहीं, सॉरी, भूकंप का जो म्यांमार का एक शहर है मांडले, मांडले से 17 किलोमीटर दूर पे इसका जो
भूकंप का एपिसेंटर था, केंद्र था, वह 10 किलोमीटर नीचे स्थित है। ठीक है ना। अब देखिए वहां से भूकंप उठता है और उसने न केवल म्यांमार बल्कि थाईलैंड को भी बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। ठीक है, बहुत लोगों की जान माल की हानि हुई है। हालांकि अभी राहत और बचाव कार्य जारी है और हम जो भी लोग भूकंप से प्रभावित हैं, जो लोग नहीं रहे, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और जो लोग बचे हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ठीक है। अब देखिए भारत सरकार ने इन्हीं कामनाओं के साथ ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भूकंप प्रभावित म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री भेजी। ठीक है ना। तो ऑप्शन ये सही है, भारत सरकार के द्वारा भेजा गया है ऑपरेशन ब्रह्मा। याद रखिएगा क्योंकि यहाँ जो है हम लोगों की परीक्षाओं में ऑपरेशन जरूर पूछा जाता है कि किस ऑपरेशन के तहत यह काम किया गया। तो ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भूकंप प्रभावित म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री भारतीय प्रधानमंत्री ने तुरंत भिजवाई। ठीक है ना, ताकि तत्काल राहत और बचाव कार्य में मदद किया जा सके। ठीक है। अब आ जाते हैं अगले छठवें प्रश्न की तरफ। देखिए आज का हमारा छठवां प्रश्न है कि एशिया के किस देश में रामायण सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पे रामायण सम्मेलन का आयोजन हुआ, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो देखिए एशिया के किस देश में रामायण सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो वह है श्रीलंका। ठीक है ना, श्रीलंका में रामायण सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए रामायण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, श्रीलंका में हुआ है। ठीक है, हाल ही में। ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, रामायण से संबंधित एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि रामचरितमानस, ध्यान से देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, रामचरितमानस पंचतंत्र, पंचतंत्र थोड़ा सा और नीचे लिखता हूं, रामचरितमानस है, पंचतंत्र है और इसके साथ एक चीज और है, वह है सुहृदय लोकलोचन। क्या है, सहृदय, सहृदय लोकलोचन। ठीक है, ये 3 पुस्तकों के नाम आपने देखा, ये 3 प्रसिद्ध भारतीय पुस्तकें रचनाएं हैं। ठीक है ना, इनको जो है किसमें शामिल किया गया है, इनको शामिल किया गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। ठीक है, मैं इसको बता देता हूं, यूनेस्को की मेमोरी, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। ठीक है, इसमें शामिल किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि यह जो घटना है इसे कब शामिल किया गया है, मई में शामिल किया गया है, मई 2024 में। ठीक है ना। तो यह जो 3 रचनाएं हैं, एक है रामचरितमानस, दूसरा है पंचतंत्र और तीसरा है सहृदय लोकलोचन। ठीक है ना। तो इसे जो है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। अब देखिए इनके रचना कौन कौन है, तो जानते हैं कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी, गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। ठीक है ना, गोस्वामी तुलसीदास ने किया था रामचरितमानस की रचना। और पंचतंत्र की रचना किसने की थी, तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी, आपको पता है। ठीक है ना। और तीसरी जो पुस्तक थी वह है कि सहृदय लोकलोचन। ठीक है ना। तो सहृदय लोकलोचन की जो रचना थी वो किसने किया था, वह किया था पंडित आचार्य आनंदवर्धन ने। किसने किया था, पंडित आचार्य आनंदवर्धन। ठीक है, आचार्य आनंदवर्धन। ठीक है ना। तो यह 3 पुस्तकों के बारे में जानिएगा। इन तीनों पुस्तकों ने भारत की साहित्य और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। ठीक है ना, यह उससे जो है बहुत गहराई से जुड़ी रही हैं और यह भारत की कालजयी रचनाएं हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इन तीनों को इसमें समाहित किया गया है। क्योंकि अब रामायण सम्मेलन की चर्चा हो रही थी तो मुझे ये बातें याद आ गई, तो आप इन्हें जरूर नोट करिएगा। ठीक है ना, ये चूंकि परीक्षाएं अभी तब से ज्यादा परीक्षाएं हुई नहीं है, तो जो भी एग्जाम आएगा उसमें यह जरूर पूछेगा कि यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे किसे शामिल किया गया है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है कि आरबीआई ने किस राज्य में 8वीं राज्य स्तरीय संबंध में समिति की बैठक आयोजित की। ये देखिए संबंध में लिखा गया है, ये संबंध नहीं है, ये है समन्वय। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गई है। ठीक है, तो आरबीआई ने किस राज्य में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की, इस रूप में इसे जानिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए।
अब देखिए इसका जो 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति जो आरबीआई द्वारा यह बैठक आयोजित की गई थी, वह कहाँ आयोजित की गई है? सिक्किम में, ठीक है ना। और इसमें जो चर्चाएं हुई उसमें एक चर्चा यह भी हुई कि आरबीआई प्रबंधक ने डिजिटल धोखाधड़ी के विभिन्न प्रकारों और धोखाधड़ी की गतिविधियों की वृद्धि को रोकने के लिए आरबीआई द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसके बारे में यहाँ चर्चा की है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए थोड़ा सा आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आप जानते हैं कि आरबीआई का जो फुल फॉर्म है वह क्या है? वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह आरबीआई का फुल फॉर्म है, ठीक है ना। और आप जानते हैं यह भारत में बैंकों का बैंक है, ठीक है। अब इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। इस बात को ध्यान रखिएगा। और हालांकि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और आजादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को, ठीक है ना। कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। ये हो गए फैक्ट। अब देखिए एक प्रश्न और यहां से पूछा जाता है कि देखिए एक चीज और बता दूं मैं इसके बारे में कि इसका जो प्रारंभिक केंद्रीय कार्यालय था वह कोलकाता में था, ठीक है ना। प्रारंभिक केंद्रीय कार्यालय जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो वह कोलकाता में था, जिसे 1937 में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। तो 1937 में स्थानांतरित हुआ। क्या स्थानांतरित हुआ? इसका कार्यालय, ठीक है, स्थानांतरित हुआ। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कार्यालय, क्योंकि आप इसका नोट्स लेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो कार्यालय कोलकाता में था, प्रारंभिक कार्यालय, ठीक है, कोलकाता में था, लेकिन जो है यह स्थानांतरित हुआ और स्थानांतरित होकर बाद में 1937 में यह मुंबई में जाके स्थापित हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वर्तमान में जो संजय मल्होत्रा है वह आरबीआई के गवर्नर है। गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, ठीक है। श्री संजय मल्होत्रा जो है यह गवर्नर है और इन्होंने अभी हाल ही में आरबीआई गवर्नर का पदभार ग्रहण किया है 11 दिसंबर 2024 से, ठीक है ना। 11 दिसंबर 2024 से इन्होंने पद ग्रहण किया है, तो इस बात को याद रखिएगा। यहाँ थोड़ा सा श्री लगा देता हूँ, ठीक है, तो अच्छा लगेगा। श्री संजय मल्होत्रा जो है गवर्नर है और 11 दिसंबर 2024 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए आरबीआई क्या करता है? आरबीआई के जो प्रमुख कार्य हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो आरबीआई के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला कार्य है मौद्रिक नीति का संचालन। आरबीआई का जो कार्य है वो क्या है? मौद्रिक नीति का संचालन। ये सब परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सब में पूछा जाता है आरबीआई के कार्य। दूसरा क्या है? यह मुद्राएं भी जारी करता है, ठीक है, मुद्रा जारी करता है और मुद्रा देश में मुद्रा नोटों की आपूर्ति और प्रबंधन का कार्य यही करता है, ठीक है। साथ ही वित्तीय प्रणाली का विनियमन करता है, ठीक है, रेगुलेशन करता है। वित्तीय प्रणाली का विनियमन करता है। कौन? आरबीआई करता है, ठीक है ना, विनियमन करता है। और चौथा जो मुख्य कार्य है यह है कि विदेशी मुद्रा का प्रबंधन कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन। इसको ऐसे याद करते चलिएगा, ठीक है, कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसे कहते हैं स्टैटिक जीके, हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। और इसे सरकार का बैंकर भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? सरकार का बैंकर। सरकार का जब मन करता है आरबीआई में हाथ डाल के पैसा निकाल लेती है, ठीक है ना। तो सरकार का बैंकर भी कहा जाता है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आरबीआई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आज का हमारा 8वां प्रश्न है कि कौन सा शहर है जो 92 अरबपतियों के साथ एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया है? आपको बताना है कि कौन सा शहर है जिसमें 92 अरबपति हो गए, ठीक है, और इन 92 अरबपतियों के साथ वह एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया, ठीक है ना। अभी तक तो राज्य की राजधानी और देश की राजधानी सुने होंगे आप, अब अरबपतियों की राजधानी बनने लगी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है बीजिंग, ऑप्शन सी है संघाई और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो बताइए कि कौन सा शहर है जिसमें अरबपतियों की जो संख्या है वो हो गई है 92 और वह जो है एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है? तो जानते हैं वह है चीन का संघाई शहर, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। चीन का जो संघाई शहर है वह 92 अरबपतियों के साथ एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। अब 92 अरबपति यहाँ है, ठीक है। उसके बाद बीजिंग में है 91 अरबपति, मतलब ये भी उसी लाइन में लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के मुंबई में कितने अरबपति हैं? तो 90 अरबपति भारत के मुंबई में भी है। मतलब 2 अरबपति, 3 अरबपति और होते मुंबई के पास तो यह दुनिया में मतलब एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन जाता। पहले मुंबई ही था, ठीक है, लेकिन संघाई ने मुंबई को रिप्लेस किया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि
मुंबई को रिप्लेस किसने किया है? संघाई ने रिप्लेस किया है। और पहली बार एशिया के अरबपतियों की राजधानी बनने का रिकॉर्ड संघाई ने बनाया है। ठीक है, यह इसको जो है पहली बार इसमें शामिल होने का अवसर मिला है। तो पहली बार देखिए मुंबई को पीछे हटाकर, क्योंकि मुंबई में अभी तक एशिया के सबसे ज्यादा अरबपतियों की राजधानी कहलाती थी मुंबई। ठीक है, तो अब संघाई है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का जो हमारा नवा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नशा तस्करों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यह हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो नशा तस्करों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है, ऑप्शन ले लीजिए, पंजाब, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना, और ऑप्शन डी है गुजरात। तो देखिए नशा तस्करों के लिए जो मृत्यु दंड का प्रावधान करने वाला पहला राज्य बना है वह है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और यहां सरकार है सुखविंदर सिंह सुक्खू की। ठीक है ना, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, और यह कांग्रेस की सरकार है। और इन्होंने जो है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने यह फैसला लिया है कि जो है प्रदेश में जो नशा तस्कर हैं उनके लिए कोई भी हीला हवाली का काम नहीं किया जाएगा, उनके लिए सीधे मृत्यु दंड का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है ना, उनके प्रति कोई भी भावनात्मक लगाव नहीं है, क्योंकि वो देश और समाज को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो नशा तस्करों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है, उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के किसी राज्य ने नशा तस्करों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया। आप जानते हैं कि जो पंजाब है, नशे के मामले में सबसे ज्यादा बदनाम कौन सा है? पंजाब है। बदनाम नहीं है, सही भी है कि सबसे ज्यादा नशा वहां बिकता है पंजाब में। पंजाब के युवा सबसे ज्यादा नशे के आदी हैं। लेकिन जो कानून बना सबसे तगड़ा वह बना, यह कानून पंजाब में बनना चाहिए था, लेकिन पंजाब में यह कानून नहीं बना। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस कानून के विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है, और नशा तस्करों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान करने वाला वह भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, नाम है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कई बार रट भी दिया हूं मैं, याद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यानी 30 मार्च के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर अभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।